गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है विनिर्माण उद्योग का। विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत हमने अब तक जिन उद्योगों के बारे में चर्चा कर ली, जिनका प्रमुख रूप से हमने समझ लिया, वो लोहा इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, और इसके साथ साथ क्या है, हमने राजस्थान के जो प्रमुख उद्योग है उनके कुछ उद्योगों के बारे में प्रमुखतः हमने चर्चा कर ली। अब आज हम चर्चा करेंगे प्रमुखतः नमक उद्योग के बारे में, और इसके साथ साथ क्या है कि विनिर्माण उद्योग से कुछ होने वाली जो समस्याएं हैं, जो घटनाएं हैं, जिनका हमारे वर्तमान जीवन में प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में प्रमुखतः चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ क्या है कि इन जो घटनाओं के होने के कारण व्यक्ति का जीवन किस प्रकार से प्रभावित होता है, किस प्रकार से हमारे प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, इसके बारे में तो प्रमुखतः हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ अन्य चीज़ों को समझना होगा जो प्राकृतिक कारण से पर्यावरण को प्रभावित करती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आज नमक उद्योग के बारे में प्रमुखतः हम चर्चा करेंगे। राजस्थान के अंतर्गत नमक उद्योग है, किस प्रकार से एक अपने आधुनिक स्वरूप के कारण विकसित अवस्था में रहता है। इसके साथ नमक का कौन सा क्षेत्र है प्रमुखतः वो राजस्थान में प्रसिद्ध रहा है नमक बनाने की दृष्टि से, इसके बारे में प्रमुखतः हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बताती है नमक व रसायन उद्योग। नमक और रसायन उद्योग है वो प्रमुख रूप से कुछ क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में तो प्रमुखतः हम चर्चा करेंगे। बात आती है खारे पानी की झीलों से नमक बनाने का कार्य। बात यह आती है कि खारे पानी है उसके द्वारा नमक का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना कि नमक को बनाने के लिए मीठे पानी के बजाय कौन सा पानी उपयुक्त रहता है, खारा पानी उपयुक्त रहता है। बात आती है कि ये जो खारा पानी है ये प्रमुखतः कहाँ मिलता है, हमें किस प्रकार से इसकी उपलब्धता मिलती है। तो झीलों के द्वारा क्या है प्रमुखतः ये हमें खारा पानी प्राप्त होता है, और जिसके द्वारा क्या है प्रमुखतः नमक बनाने का कार्य प्रमुखतः किया जाता है। हमें जिस अवस्था में नमक प्राप्त होता है वो शुद्ध अवस्था में प्राप्त नहीं होता, बाद में इस नमक का क्या है शोधन कार्य किया जाता है, और इसके जो अपशिष्ट है उसको हटा के और शुद्ध नमक है, रिफाइंड जो नमक है वो प्राप्त किया जाता है। और मार्केट में अपने विभिन्न प्रकार के क्या है नमक के ब्रांड है वो प्रचलित है। कुछ आयोडीन है, कुछ सूर्या है, कुछ सरस है, कुछ तेजस है, तो विभिन्न प्रकार के ब्रांड है वो मार्केट में देखने को मिलते हैं। सब ब्रांडों की जो गुणवत्ता है, जो उसकी शुद्धता है वो अलग अलग होती है, उसके साफ सफाई संबंधित कार्य, उसको अपशिष्ट से अलग करने के कार्य। इस कारण क्या है कि ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ब्रांड है वो प्रमुखतः प्रचलित हैं। बात आती है कि देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। हम अपने देश भारत की बात करें कि भारत में सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है जिससे नमक उत्पादन है प्रमुखतः किया जाता है। तो ध्यान रखना कि भारत में सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो है सांबर झील। कौन सी झील है? सांबर झील है वो देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जिसमें अधिक मात्रा में नमक का उत्पादन प्रमुखतः किया जाता है। अब बात आती है कि सांबर झील है ये कौन से जिले से संबंधित है प्रमुखतः? राजस्थान के। ध्यान रखना जो सांबर झील है खारे पानी की ये जयपुर राज्य जिले से प्रमुखतः संबंधित है। किस जयपुर जिला किसमें आता है? राजस्थान में। बात आती है कि सांबर से सर्वाधिक नमक का उत्पादन, सबसे अधिक जो उत्पादन नमक का होता है, ये नमक बनाने का जो कार्य किया जाता है वो सांबर झील से हमें जो प्राप्त होता है नमक, उसके द्वारा क्या है कि सर्वाधिक उत्पादन नमक का किया जाता है। और भी अन्य झीलों का प्रमुख रूप से महत्व है, लेकिन उनमें से क्या है कम मात्रा में नमक प्राप्त होता है। अगर सर्वाधिक नमक प्राप्त करने की बात की जाए, सर्वाधिक नमक बनाने की बात की जाए तो सांबर का स्थान प्रथम आता है। बात आती है कि सांबर है उसके दौरान सोडियम सल्फेट का कारखाना है। सोडियम सल्फेट का जो कारखाना है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है, कौन से स्थान पे और कौन से जिले से संबंधित है? तो ध्यान रखना सोडियम सल्फेट का जो कारखाना है वो डीडवाना में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? डीडवाना में स्थापित किया गया है। और डीडवाना राजस्थान के कौन से जिले में आता है? नागौर जिले में आता है। इस प्रकार क्या है क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि सोडियम सल्फेट का कारखाना कहाँ है, तो ध्यान रखना कहाँ पे है? डीडवाना, नागौर में है। अब बात आती है कि जो मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना है वो राजस्थान में कहाँ पे है? ध्यान रखना कि सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट इन दोनों का अंतर का ध्यान रखना। अब बात की हमने मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना वो राजस्थान में कहाँ पे है, तो ध्यान रखना जो पंचपदरा है अपने वहां पे क्या है कि मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना है। और बात आती है कि पंचपदरा कहाँ आती है, तो पंचपदरा बाड़मेर में आती है। पंचपदरा कहाँ आती है? बाड़मेर में आती है।
इस प्रकार से ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सोडियम सल्फेट का और मैग्नीशियम सल्फेट के कारखाने कहाँ स्थापित किए हैं, तो इनके जिले और इनके स्थान दोनों को ध्यान रखना। डीडवाना नागौर में कौन सा है, सोडियम सल्फेट है, और जो मैग्नीशियम सल्फेट है उसका कहाँ है, पंचभद्रा बाड़मेर में। ये तो बात हो गई नमक की, कि नमक है वो सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त किया जाता है, सांभर से, और सांभर का देश में क्या है, प्रथम स्थान बताया गया है। इसके साथ ही सोडियम सल्फेट है और मैग्नीशियम सल्फेट के कारखाने कहाँ है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बात करते हैं अब ऊन उद्योग की। ऊन उद्योग है वो प्रमुखतः राजस्थान में, भारत में प्रमुखतः एक प्रचलित उद्योग रहा है। पशुओं की जो ऊन वगैरह होती है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की क्या है कि भारत में प्रमुखतः देखने को मिलती है, और उस ऊन का उपयोग है वो स्वेटरें बनाने में, कोट बनाने में, और अन्य कुछ जो दरियां हैं बड़ी बड़ी, कुछ अन्य जो आभूषण वगैरह में जो ऊपर के जो कवर होते हैं उनको बनाने पर मुख्य इस्तेमाल किया जाता है। तो बात आती है सर्वाधिक भेड़ व ऊन संबंधित पशुओं का पालन। सर्वाधिक जो भेड़ है और उसके साथ क्या है, ऊन से संबंधित जो पशुओं का कार्य है वो प्रमुखतः भारत के कौन से जिले में किया जाता है, तो ध्यान रखना भारत का जो राजस्थान है राज्य, वहां प्रमुखतः क्या है कि भेड़ और ऊन से संबंधित पशुओं को प्रमुख से पाला जाता है। पशुओं को पालने का पीछे उद्देश्य होता है प्रमुखतः दूध प्राप्त करना, और उसके साथ साथ उनके जो ऊन है, उनके जो बाल है, उसका इस्तेमाल क्या है, विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में प्रमुखतः किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है ये बात है कि भेड़ और जो अन्य पशु है उनके उपयोग किस आधार पर किया जाता है, कि पशुओं का उपयोग प्रमुखतः राजस्थान में ऊन प्राप्ति की दृष्टि से और विभिन्न प्रकार के कपड़ों के निर्माण की दृष्टि से किया जाता है। बात आती है कि जो ऊनी कंबल है और नमदे बनाने का जो कार्य है, ऊनी कंबल और नमदे बनाने का जो प्रमुखतः कार्य है वो राजस्थान के कौन कौन से जिलों में किया जाता है प्रमुखतः, तो ध्यान रखना कि बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और पाली, ये चार जो प्रमुख राज्य हैं, यहाँ प्रमुखतः क्या है कि नमदे और इसके साथ साथ क्या है ऊनी कंबल है, वो विशेष रूप से इन स्थानों के, राजस्थान के चार जिलों के प्रसिद्ध है, वो भारत में रहे हैं। कहाँ कहाँ पे, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और पाली, इन चार स्थानों के ऊनी कंबले और जो नमदे हैं वो प्रमुख प्रसिद्ध रहे हैं। बात आती है तिलहन उद्योग की। तिलहन उद्योग के द्वारा क्या है कि क्या प्राप्त किया जाता है, तेल को प्राप्त किया जाता है, और इसके साथ इस तेल का उपयोग है वो हमारे खाद्य पदार्थ के रूप में और बड़े बड़े कारखानों में मशीनों से संबंधित जो रख रखाव संबंधित कार्य है उसमें प्रमुखतः किया जाता है। तो तिलहन का उपयोग प्रमुखतः किस रूप में होता है, औद्योगिक क्षेत्र में, और खाद्य पदार्थों में प्रमुखतः इसका इस्तेमाल है वो प्रमुखतः किया जाता है। बात आती है देश के तिलहन में राजस्थान का स्थान कौन सा है। राजस्थान है उसको भारत में कौन सा स्थान मिला हुआ है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, उनमें से तिलहन की दृष्टि से बात की जाए तो प्रथम स्थान आता है हमारे राज्य राजस्थान का। किसका आता है, हमारे राज्य राजस्थान का। क्वेश्चन ये बनता है कि तिलहन की दृष्टि से भारत में प्रथम राज्य कौन सा है, तो ध्यान रखना भारत का जो प्रथम राज्य तिलहन की दृष्टि से वो कौन सा है, प्रथम स्थान राजस्थान का आता है। अब बात आती है प्रमुख रूप से जो तिलहन है वो कौन कौन से हैं और उनके द्वारा तिल प्राप्त किए, तिल है उसमें जो प्रमुख रूप से जो तेल प्राप्त किया जाता है वो प्रमुख रूप से कौन कौन से तिलहन है, इसके बारे में प्रमुख बात करेंगे। बात आती है प्रमुख तिलहनों की, तो प्रमुख रूप से मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, अलसी और अरंडी, इनका प्रमुखतः क्या है कि प्रमुखतः इनका फसलों का उत्पादन किया जाता है, और इनको फसलों के उत्पादन के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तेल को प्राप्त करना। बात आती है आगे कि प्रमुख स्थान है कौन कौन से हैं जहाँ तिलहन से संबंधित उद्योग है या तिलहन से संबंधित प्रमुख फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो ध्यान रखना प्रमुखतः क्या है कि भरतपुर, अलवर, जयपुर, दौसा, कोटा और बूंदी, इन प्रमुख राज्यों में क्या है कि तिलहन उद्योग का निर्माण प्रमुखतः किया गया है, स्पष्ट रूप से बताया गया है। इस प्रकार तिलहन उद्योग है वो कारखानों के रूप में, बड़ी बड़ी मशीनरियों के रूप में और साथ में खाद्य पदार्थों के रूप में इसका प्रमुखतः इस्तेमाल किया जाता है। बात आती है औद्योगिक प्रदूषण की, कि हम जो ये उद्योग धंधे स्थापित कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, जो खनिज से संबंधित हो, चाहे प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित हो, या वर्तमान में जो हमारी पद्धतियां हैं जिन्होंने हम प्राचीन पद्धतियों को त्याग करके नवीन पद्धतियों का इस्तेमाल किया है, तो उसके द्वारा औद्योगिक प्रदूषण भी होता है, जिसका हमारे जीवन पे कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में प्रमुख प्रभाव दिखाई देता है।
बात आती है कि विनिर्माण उद्योग है सभ्यता और प्रकृति के विनाश का कारण है। तो विनिर्माण उद्योग है जिसके द्वारा कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित किया जाता है, ये प्रमुख रूप से क्या है कि प्रकृति के लिए एक विनाश का घटक है और पर्यावरण को प्रदूषित करने का प्रमुख माध्यम बन गया है, जिसका प्रभाव है वो समस्त जीव जंतुओं पे, पशु पक्षियों पे, यहाँ तक कि मनुष्य पे इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। बात आती है नगरीकरण की। नगरीकरण कहा गया स्पष्ट रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरों में जाकर रहना व काम करना। नगरीकरण का स्पष्ट जो परिभाषा है वो ये है कि जब गांव के लोग जब उनको रोजगार नहीं मिलता और रोजगार नहीं मिलने का कारण क्या है वो कहाँ चले जाते हैं, गांवों को छोड़ के शहरों में लग जाते हैं। तो इस स्थिति को, इस व्यवस्था को क्या कहा गया है, नगरीकरण प्रमुखतः बताया गया है। अब बात आती है कि औद्योगिकरण है उसके जो प्रदूषण होता है उसके पीछे प्रमुखतः कौन से कारण होते हैं और नगरीकरण कैसे होता है, इसके बारे में प्रमुखतः हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि औद्योगिकरण होता है वहां नगरीकरण भी होता है। औद्योगिकरण का मतलब हो गया जहां हमें विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इकाइयां स्थापित कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी की स्थापना कर रहे हैं, वहां क्या है कि नगरीकरण भी होता है। क्योंकि जहां क्या है रोजगार अधिक उपलब्ध होगा, वहां जनता है, जो लोग हैं वो प्रमुखतः वहां रहना, वहां काम करना प्रमुखतः पसंद करेंगे, क्योंकि वहां उनको आवश्यकता के आधार पे, उनकी जरूरत के आधार पे क्या है रोजगार मिल जाता है। और रोजगार मिलता है वहां जनसंख्या भी क्या है अधिक होती है। लोग है वो गाँव में जहां उनको रोजगार प्राप्त नहीं होता तो उस स्थान को छोड़ के ऐसे स्थान पे चले जाते हैं जहां उनको क्या है प्रमुखतः रोजगार प्राप्त होता है। रोजगार दृष्टि से क्या होता है, नगरीकरण भी हो जाता है। बात आती है कि प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं जहां पे प्रमुखतः औद्योगिक प्रदूषण है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये बड़े बड़े क्षेत्र हैं, वहां पे क्या है कि औद्योगिक स्थापित की गई है जिस कारण प्रदूषण प्रमुखतः फैला हुआ है। तो ऐसे प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, इनके बारे में प्रमुखतः स्थानों के बारे में प्रमुखतः बात करेंगे। तो प्रमुख जो स्थान है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, नागपुर, बेंगलोर, पुणे व सूरत, ये प्रमुख जो स्थान है यहाँ पे क्या है कि प्रदूषण अधिक देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है जनसंख्या अधिक निवास करती है। जनसंख्या अधिक निवास करने के साथ साथ क्या है कि यहाँ उद्योग धंधे स्थापित किए गए हैं। उद्योग धंधे स्थापित करने के साथ साथ क्या है कि यहाँ स्वच्छता वगैरह भी कम देखने को मिलती है। और इसके साथ क्या है यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन भी अधिक किया जाता है, जिस कारण क्या है कि यहाँ औद्योगिक प्रदूषण है इन स्थानों में प्रमुखता देखने को मिलता है। बात आती है इन नगरों में वायु व जल प्रदूषण अधिक। प्रमुखतः ये जो नगर है, ये जो प्रमुखतः राज्य से जुड़े हुए हैं, इनमें दो प्रकार के प्रदूषण प्रमुखतः देखने को मिलते हैं। पहला प्रदूषण है वो जल प्रदूषण है, दूसरा है वायु प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या होता है, जिस कारण जल में जो अपशिष्ट वगैरह मिल जाते हैं, जल का दुरुपयोग किया जाता है, उसमें अन्य पदार्थों को मिल जाता है, समय समय पर जल की सफाई नहीं होती तो जल प्रदूषण हो जाता है। इसके साथ क्या है वायु प्रदूषण क्या होता है कि जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं उनके द्वारा जो विभिन्न प्रकार की गैसीय पदार्थ बाहर निकलती है, इसके साथ साथ जो वाहन है यातायात साधनों के द्वारा उनका उचित रखरखाव नहीं होता और उनसे जो विषैली गैसें निकलती है, जिस कारण क्या है वायु प्रदूषण होता है। और जल का उचित उपयोग नहीं करने के कारण, जल का उचित देखने के कारण क्या है जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण प्रमुखतः इन बड़े शहरों में, बड़े महानगरों में होता रहता है। बात आती है कि गंगा है वो प्रमुख रूप से कहाँ कहाँ में प्रमुखतः अधिक प्रदूषित देखने को मिलती है, अधिक विषैली देखने को मिलती है। तो प्रमुख ध्यान रखना कि जो उत्तराखंड है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, लखनऊ है, बिहार है, पंजाब है, यहाँ गंगा की स्थिति है वो प्रमुख रूप से अगर देखी जाए तो गंगा है वो शुद्ध नहीं होके यहाँ पे पूर्णतः क्या है अशुद्ध कुछ स्थानों पे देखी जा सकती है। बात आती है यमुना नदी की। यमुना नदी है वो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में प्रमुखतः इसका स्थान रहता है। लेकिन यहाँ पे भी हम देखने को मिलते हैं कि लोग उचित रूप से क्या है कि नदियों का उपयोग नहीं करते और नदियों को, पानी को प्रमुखतः दूषित करने में लगे हुए हैं। यहाँ पे अपशिष्ट वगैरह फेंकते रहते हैं, डालते रहते हैं, इस कारण क्या है दूषित हो जाती है। प्रमुख रूप से गंगा और यमुना की जो स्थिति है वो सामान्य वर्तमान समय देखे तो शुद्ध स्थिति नहीं कहा जा सकता उसको। बात आती है उद्योगों के अपशिष्ट के कारण दूषित। अब ये है गंगा यमुना ये दूषित क्यों हुई है, तो उद्योग धंधों से तो निकलते हैं अपशिष्ट है, जो गैस पदार्थ हैं, जो कार्बनिक तत्व है वो क्या है कि नदियों में जाके मिल जाते हैं और नदियों में मिल जाने के कारण क्या है ये जो जल है विषैला हो जाता है। उस स्थानों पे तो नदियों का जो जल है वो पीने के लायक भी अवस्था में नहीं है। बात आती है 30% जनसंख्या महानगरों में सांस की समस्या से पीड़ित। जो महानगर है वो वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो उनकी जो लगभग 30% जनसंख्या है वो प्रमुख रूप से क्या है सांस की समस्या से पीड़ित है, सांस की समस्या से ग्रसित है। क्योंकि जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है वो इतना प्रदूषित हो गया है कि वो स्वच्छ हवा नहीं ले पाते, स्वच्छ सांस नहीं ले पाते, जिस कारण क्या है उनकी सांस में जो विषैले पदार्थ हैं वो
सांस के साथ उनके पेट में, उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अब बताते हैं प्रमुख ये दूषित करने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं। तो प्रमुख रूप से कार्बन, सीसा और सल्फर है वो वायु के साथ मिल जाती है, जिस कारण क्या है वायु प्रदूषित हो जाती है और सांस लेने में लोगों को कठिनाई होती है। सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ता है वायु प्रदूषण का वो प्रमुखतः क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं, वृद्ध जो पुरुष महिलाएं हैं, उनके जीवन पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होती है। बात आती है अम्लीय वर्षा की। यह अम्ल वर्षा क्या है, तो प्रमुखतः रूप से क्या है गैसीय पदार्थ है वो इसमें मिल जाते हैं, और मिल जाने के कारण क्या है कि जो वर्षा होती है, वर्षा का जो जल होता है वो दूषित होता है, और वो क्या है कि अपने कृषि पे प्रमुखतः प्रभाव डालता है। तो प्रमुख रूप से बात करेंगे अम्ल वर्षा क्या है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन है ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड है और इसके साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो जल के साथ क्रिया करती है, और उसके कारण जो नाइट्रिक अम्ल है और जो गंधक है वो तेजाब बन जाता है। क्या तेजाब बन जाता है, नाइट्रिक अम्ल और जो गंधक है वो तेजाब बन जाता है। इस प्रकार क्या है ये अम्ल वर्षा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बात आती है सतत विकास की। प्रमुखतः सतत विकास वो विकास होता है जिसमें लगातार कार्य किया जाता है, विकास से संबंधित है, और लगातार नई प्रणालियां, नए नियम, नए सिद्धांत को लागू किया जाता है। और विकास है वो एक साथ न होकर एक क्रमबद्ध व्यवस्था का अध्ययन के रूप में सतत विकास होता है। बात आती है हमारी नीतियों को वर्तमान आवश्यकताओं के साथ साथ, हमारी जो नीतियां बनी है वर्तमान जो आवश्यकताएं हैं उसके साथ साथ क्या है भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान रखना। नीतियां इस प्रकार बनी जाए कि हमारी जो वर्तमान आवश्यकता है वो भी पूर्ति हो जाए, और जो आगामी जो अपने भविष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो भी पूर्ति होती रहे, तथा हमारे बाद में इस विश्व में रहने वाले की आवश्यकताओं की प्राथमिकता देना। यानी सतत विकास है प्रमुख रूप से किससे संबंधित है, वर्तमान आवश्यकता से संबंधित है। उसके बाद में जो आगामी जो पीढ़ियां आएगी उनकी भी क्या है कि इन संसाधनों की उचित व्यवस्था की जाए, ताकि आगामी जो पीढ़ियां आएगी, आगामी जो भविष्य है वो आएगा, उसमें क्या है पर्याप्त रूप से संसाधनों की उपलब्धता रहे, किसी प्रकार के संसाधनों की कमी प्रमुखतः नहीं आए। बात आती है भारत में हर 8वां पक्षी है लुप्त होने के कगार पर है। कारण क्या है इसका, प्राकृतिक पर्यावरण का दोहन करना, जल संसाधनों का कम होना, वायु का विषैलित होना। तो इस कारण क्या है प्रमुख हर 8वां पक्षी है भारत में वो विलुप्त होने के कगार पे है। प्रमुख रूप से क्या है कि जो डोडा और सोनचिड़िया है वो लुप्त होने के कगार पर पहुंचे गए हैं। बात आती है भूमि की उत्पादन क्षमता कम। भूमि में नवीन प्रकार की क्या है कि तकनीक उपयोग करने के कारण, रसायनों का उपयोग करने के कारण, कीटनाशकों का उपयोग करने के कारण क्या है भूमि की जो उत्पादन क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। बात आती है अकाल, बाढ़ व सूखे की समस्या। वर्तमान समय में देखते हैं कि अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बहुत सारी जगह पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बहुत से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रमुख रूप से इसका कारण क्या है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का, प्रकृति के साथ साथ जो जल स्रोत है उनके साथ हम प्रमुखतः छेड़छाड़ कर रहे हैं, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, पानी को प्रदूषित करते जा रहे हैं। तो जब तक इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं होगा, जब तक इन पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक जो बाढ़ है, अकाल है, उसकी सूखे की समस्या का प्रमुखतः सामना नहीं किया जा सकेगा।